नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी जीनोमिक लाइब्रेरी की। तो जीनोमिक लाइब्रेरी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसका आरेख हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एक बार उसे पुनः देख लेते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम, उसके क्लोनित खंडों का जो संग्रह है, उसको जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण कैसे करेंगे? कोई भी कोशिका को लेकर के उसका संपूर्ण डीएनए निकाल करके और इसका निर्माण किया जाता है। उसका आरेख यहाँ पर दिया गया है। कोई भी दाता कोशिका है, उसका संपूर्ण डीएनए ले लिया, जीनोम ले लिया, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में उससे खंडित कर लिया, तो डीएनए के खंड बन गए। डीएनए खंडों को वाहक डीएनए के साथ जोड़ दिया। जोड़ने में कौन सा एंजाइम काम आता है? लाइगेज। और ये जुड़ने के बाद क्या कहलाएगा? पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए है, उसका जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाएंगे, उसकी प्रतिलिपि बनाएंगे और प्रतिलिपियों की पहचान करेंगे डीएनए प्रोब से। डीएनए प्रोब क्या है? डीएनए के वे खंड जिनकी सहायता से पूरक डीएनए, उनकी पहचान करते हैं। डीएनए के वे खंड जिनकी सहायता से पूरक डीएनए की पहचान करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? डीएनए प्रोब। और पहचान करके फिर वो जीन अपने पास विश्लेषण के लिए उपलब्ध होंगे, तो वो बन गई क्या? जीनोमिक लाइब्रेरी। वो क्या बन गई? जीनोमिक लाइब्रेरी। तो यहाँ तक तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो वीडियो शुरू कर रहे हैं हम इस टॉपिक से, आणविक प्रोब्स। आणविक प्रोब्स किन्हें कहेंगे? डीएनए या आरएनए के वे खंड जिनकी सहायता से किसी जीव में उपस्थित उसके पूरक डीएनए या पूरक आरएनए के जो खंड हैं, उनकी पहचान की जाती है। डीएनए के या आरएनए के वे खंड जिनकी सहायता से किसी भी जीव में उपस्थित पूरक डीएनए या पूरक आरएनए खंड हैं, उनकी पहचान करते हैं, तो उनको कहेंगे प्रोब्स, आणविक प्रोब्स। अब यदि डीएनए की पहचान कर रहे हैं तो वो डीएनए प्रोब्स होंगे, आरएनए की पहचान कर रहे हैं तो वो आरएनए प्रोब्स होंगे। प्रोब्स का क्या महत्व है? एक तो पहचान, जो डीएनए खंड या आरएनए खंड, उनकी पहचान करने के लिए। ठीक है, भोजन में उपस्थित कोई प्रदूषक, उसकी पहचान करते हैं। अपराध विज्ञान में जो अपराधी होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल से उनको पकड़ा जा सकता है। पैतृकता के जो मामले हैं कि भाई किसी संतान के वास्तविक माता पिता कौन है, उनको ज्ञात करने के लिए। और फसल प्रजनक में बीज व पौधों की अच्छी किस्मों के लिए, जातियों की पहचान के लिए भी इसका प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां। ये 5 विधियां पढ़ेंगे हम, जिनमें से पहली विधि है जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैल वैद्युत कण संचलन। इस विधि में क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ऋणात्मक रूप से आवेशित डीएनए खंड, डीएनए खंड क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेशित होते हैं। तो जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, उसके प्रभाव से ऋणात्मक रूप से आवेशित जो डीएनए खंड हैं, उनको उनके आकार के आधार पर अलग अलग किया जाता है। जिसमें जेल का प्रयोग करते हैं, तो जेल 2 हैं, एगेरोज और दूसरा पॉलीएक्राइलेमाइड जेल। ये जो जेल होते हैं, इनके मध्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनके कारण इनको आणविक चलनी, चलनी जो अपने छानने की होती है, तो ये अणुओं को छानते हैं, इसलिए इनको बोल दिया आणविक चलनी। जो जेल अणु हैं कौन कौन से? एगेरोज और पॉलीएक्राइलेमाइड, तो इनको आणविक चलनी भी कहते हैं। फिर क्या करेंगे? डीएनए खंडों को कलर करेंगे, अभिरंजित करेंगे और
इन जेल में विद्युत प्रवाहित करके और डीएनए जो खंड है वो आकार के आधार पर क्या हो जाएंगे, अलग अलग जगह व्यवस्थित हो जाएंगे और उनको बोलते हैं बैंड। बाद में जेल को भी अभिरंजित कर लेते और उसको अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश है उसमें देखते हैं तो जो डीएनए के खंड हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। तो ये पहली विधि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरी विधि है ब्लोटिंग तकनीक। ब्लोटिंग तकनीक में डीएनए के जो खंड लेते हैं, टुकड़े लेते हैं, उनको जेल पर प्राप्त करने के बाद, जैसे जेल लिया था हमने एगेरोज, जेल पर प्राप्त कर लिया, उसके बाद उनको नाइट्रोसेल्यूलोज की जो झिल्ली है, फिल्टर पेपर है, उस पर स्थानांतरित करके स्थिर कर लिया जाता है। मतलब उनको जो दबाव से फिक्स कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, इन जो डीएनए टुकड़े हैं उनको डीएनए प्रोब्स द्वारा पहचाना जाता है। भाई जो पूरक डीएनए बनेगा उसको हमने किससे पहचाना था, डीएनए प्रोब से। तो इसका आरेख द्वारा भी बताया हमने ब्लॉटिंग तकनीक को। सबसे पहले डीएनए है, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा टुकड़ों में तोड़ा, फिर उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में उसको किस पर रखा, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पर स्थानांतरित कर दिया। तो नाइट्रोसेल्यूलोज पत्रक पर स्थानांतरित करने के बाद उसको फिक्स कर दिया, स्थिर कर दिया, पेपर का वजन रख करके स्थिर कर दिया। इस प्रकार से नाइट्रोसेल्यूलोज पत्रक का रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब है, उसके माध्यम से, प्रोब के माध्यम से और विशेष आरेख बनता है जिसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, उसके द्वारा पहचान कर ली जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग तकनीक। तो इस तकनीक को सबसे पहले सदर्न नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उपयोग किया। कैसे उपयोग किया, डीएनए के खंड लिए, उनको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर रखा और यह तकनीक सदर्न ब्लोटिंग तकनीक कहलाई। ब्लोटिंग ऐसी के 2-3 टाइप है। तो एक तो सदर्न वैज्ञानिक ने दी, डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित किया, तो ये तो कहलाई कौन सी, सदर्न ब्लोटिंग तकनीक। दूसरा इसका टाइप है ऑल्विन नामक वैज्ञानिक और कुछ सहयोगी थे इनके, इन्होंने क्या किया, आरएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया और उसके बाद में नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर नहीं रखा, नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पर नहीं रखा जैसा कि सदर्न ने रखा था। इन्होंने किस पर रखा, एमिनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र, उस पर स्थानांतरित किया। और इस तकनीक को, जैसे इसको नाम दिया था सदर्न, इसको नाम दिया नदर्न ब्लोटिंग तकनीक, नदर्न ब्लोटिंग तकनीक। सदर्न में क्या करते हैं, डीएनए खंडों का विश्लेषण करते हैं, नदर्न में किसका विश्लेषण करते हैं, आरएनए खंडों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये विधि हुई, दूसरी इसकी ये वाली। तीसरा जो इसका टाइप था ब्लोटिंग का ही, टोबिन नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने न तो डीएनए को लिया न आरएनए को, किसको लिया, प्रोटीन को लिया, उसको किस पर रखा, नाइट्रोसेल्यूलोज पत्र पर रखा और उसका एक एक्सरे बनाया और एक्सरे बना करके किसकी पहचान की, प्रोटीन की पहचान की। और इस प्रोटीन की पहचान करके प्रोटीन का विश्लेषण किया गया, तो ये कौन सी कहलाई, वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो 3 ब्लोटिंग में 3 टाइप हो गए, नदर्न, सदर्न और वेस्टर्न। एक बार पुनः देख ले तीनों टाइप को। एक टाइप तो ये रहा सदर्न, दूसरा नदर्न और तीसरा ये वाला रहा वेस्टर्न।
ठीक है। फिर तीसरा इसका जो विधि है, कौन सा टॉपिक अपना, क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां। पहली हो गई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी हो गई ब्लॉटिंग तकनीक, और तीसरी जो है उसकी हम बात कर रहे हैं वो है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसमें क्या करते हैं, पीसीआर भी बोलते इसको, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। मुलिस नामक वैज्ञानिक ने दी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है कि डीएनए का प्रतिलिपि बनाने के लिए एक तकनीक बनाई गई, एक तकनीक बताई गई, किसके द्वारा, मुलिस के द्वारा। इस तकनीक में क्या करते हैं, डीएनए की एक प्रतिलिपि, मतलब डीएनए का एक अणु, एक इकाई है, उससे लाखों प्रतिलिपियां बना सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। ठीक है, इस कारण से इसको बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर। ठीक है, तो ये तकनीक किसके बारे में, अभिक्रिया किसके बारे में है, डीएनए की एक प्रतिलिपि से लाखों प्रतिलिपियां बहुत ही कम समय में प्राप्त करना। इस अभिक्रिया में एक उपकरण है, वो काम में लिया जाता है, तो वो क्या है, डीएनए थर्मल साइक्लर। डीएनए थर्मल साइक्लर। फिर बात आती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता की हम बात करें तो आणविक मानचित्र, जो जैव अणु है, डीएनए आरएनए, विशेष रूप से डीएनए की हम बात कर रहे हैं, आणविक मानचित्र जो जैव अणुओं के जो मानचित्र बनाने में और अनुसंधान कार्य, रिसर्च करने में। जीन थेरेपी, जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत एक शाखा आती है जीन थेरेपी, मतलब कोई जीन है उसका अदला बदली करना, जीन को हटाना, जोड़ना, तो वो है जीन थेरेपी। उसमें भी पीसीआर उपयोगी है। डीएनए की बहुआकारिकी के अध्ययन में, डीएनए की प्रतिलिपि बना करके उसका अध्ययन कर सकते हैं, तो उसमें अपराधियों की पहचान करने में। कुछ आनुवंशिक रोग हैं जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता, और सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी है वो विकृत हो जाती है, तो इनकी भी पहचान करने में इसका प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें, मुख्य टॉपिक क्या चल रहा अपना, क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां। पहली विधि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी विधि ब्लॉटिंग तकनीक, जिसमें 3 टाइप बताए हमने, कौन कौन से, सदर्न, नदर्न, और तीसरा जो टाइप था वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो ये 3 टाइप है, वो प्रकार हो गए किसके, ब्लॉटिंग तकनीक की। फिर तीसरी जो विधि थी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अब बात आती है नेक्स्ट विधि, चौथी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जैसे हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो अपना अंगुलियों की छाप प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग है, वैसे डीएनए की जो छाप है वो भी प्रत्येक व्यक्ति की डीएनए की छाप अलग अलग होती है, और उस छाप को ही बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसकी खोज की एलेक जेफ्रिज। क्या है ये, इसमें क्या करते हैं, डीएनए को छोटे खंडों में एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसकी सहायता से तोड़ लिया, तोड़ करके उसका क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया, उसके द्वारा डीएनए के क्या बन गए, बैंड बन गए, अलग अलग आकार के बैंड बन गए। ठीक है, अब ये जो बैंड बने उनको क्या करेंगे,
एक जो विधि आई थी अपने, कौन सी, सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक, उसके द्वारा इनकी एक्सरे बना लेंगे, डीएनए बैंडों की क्या बना लेंगे, एक्सरे बना लेंगे, या फिर उनको अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश है उनकी सहायता से हम उनको देख सकते हैं, उनका मानचित्र देखा जाता है, और वो जो मानचित्र बनता है, वो जो छाप बनती है, उस छाप को क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना चैप्टर और रह गया, तो इसको अभी एक साथ लेंगे तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। जो चैप्टर बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में हमें लेंगे। एक बार पुनः देख ले, आज कहाँ से शुरू किया हमने शुरू किया था इसको, ये तो पिछला टॉपिक था पिछले वीडियो का, जीनोमिक लाइब्रेरी, यहाँ तक कल हुआ था अपना, यहाँ से शुरू किया आज हमने आणविक प्रोब्स किन्हें कहते हैं, प्रोब्स का महत्व क्या है, क्लोनित जीनों की विश्लेषण की विधियाँ कौन कौन सी है, पहली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग में 3 टाइप पढ़े हमने, सदर्न, नदर्न और वेस्टर्न, तीसरी पढ़ी हमने पीसीआर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, चौथी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी परिभाषा पढ़ी हमने, बाकी अध्ययन इसका नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।